गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे चैप्टर विनिर्माण उद्योग को कृषि आधारित उद्योग से आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कृषि आधारित यानी कि जिस उद्योग धंधों को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, खेती से प्राप्त होता है। यहां हम सबसे पहले उन उद्योगों का अध्ययन करेंगे। अब आप देखिए आपके इर्द गिर्द ऐसे कौन से उद्योग धंधे हैं। देखो ये बता रहा है सूती वस्त्र उद्योग है। कपास कहाँ से मिलती है? खेती से मिलती है। पटसन कहाँ से मिलता है? खेती से मिलता है। रेशम कहाँ से मिलता है? खेती से मिलता है। ऊनी वस्त्र, ऊन कहाँ से मिलती है? खेती आधारित उद्योग है, भेड़ों से मिल रही है। चीनी, गन्ना कहाँ से मिल रहा है? वनस्पति तेल। इन सारे के सारे उद्योग धंधों को जो इनका जो माल है कच्चा, वो कहाँ से मिलता है? खेती से मिलता है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा यहाँ आ रहा है पॉइंट, वो है वस्त्र उद्योग। और जो वस्त्र उद्योग है उसमें हम बात करते हैं जो देश का जो औद्योगिक जो ट्रेंड है इंडस्ट्रीज का, उसका एक बहुत बड़ा भाग किसके ऊपर डिपेंड करता है? भारतीय वस्त्र उद्योग पर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद में अपनी जो है बहुमूल्य योगदान दे के चलता है। ये बता रहा है देखिए कि भारत के अंदर यही एक ऐसा उद्योग है जो कच्चे माल से लेकर के उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण और क्या है, आत्म निर्भर है। हमें इसके लिए किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले वस्त्र उद्योग में जो सूती वस्त्र उद्योग है उसकी चर्चा करते हैं। हालांकि अगर हम प्राचीन भारत की बात करें, 18वीं सदी की बात करते हैं, अगर हम 16वीं की करते हैं, अगर हम 15वीं की करते हैं हम, तो भारत में एक उद्योग होता था हथकरघा। लोग हाथों से जो है सूत काटते थे। वस्त्र बुनने के लिए हथकरघा, हाथ से करघा चलाना, जिससे कपास से क्या निकाला जाता था? धागा निकाला जाता था, सूत निकाला जाता था, और उसके बाद उसकी बुनाई करके वस्त्र तैयार किया जाता था। ये उस जमाने की बात है, प्राचीन काल की अगर हम बात करें। धीरे धीरे फिर हथकरघे का स्थान किसने लिया? मशीनों ने लिया। किसने लिया? मशीनों ने लिया। स्वचालित मशीनों के द्वारा चालित होने वाले हथकरघे यहां पर आ गए। हमने नाम सुना है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी ये एक हथकरघा था जिसे एक इंसान बहुत अच्छे से क्या कर सकता था? यूटिलाइज कर सकता था, और एक साथ 10-10 तारें क्या कर सकता था? निकाल सकता था। एक व्यक्ति जब करघा चलाता था तो एक ही धागा निकाल पाता था। ये एक साथ में एक से अधिक धागे निकालने में क्या थी? ये सक्षम थी। तो ये सारे के सारे उद्योग धंधे कौन लेके आए भारत में? अंग्रेज लेके आए। और इससे भारत का जो हथकरघा उद्योग है वो कमज़ोर भी हुआ, क्योंकि जो मशीनी से बना हुआ जो माल था वो बहुत जल्दी भी तैयार होता था, और उसकी सफाई भी ठीक आती थी, और सस्ता भी होता था, इसलिए लोग उसको खरीदते थे। हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। सेम है यहाँ इस डायग्राम को उद्योग वाले डायग्राम की तरह ही हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले रेशे का उत्पादन होता है, वो किस में आता है? कच्चे माल में होता है। उसकी फिर धुनाई की जाती है तो किस में बदल जाता है? सूत में। फिर उस सूत की क्या की जाती है? बुनाई, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? कपड़े में। और फिर कपड़े को क्या किया जाता है? प्रसंस्करण किया जाता है, उसकी रंगाई की जाती है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? विनिर्माण में, यानी कि कपड़ा बन के तैयार हो जाता है। धीरे धीरे भारत के अंदर जो पहली जो सूती कपड़ा मिल है वो कब लगी आकर के? 1854 में। कब लगी आकर के? 1854 में लगी। और उसके बाद धीरे धीरे जो है भारत का उद्योग धंधा क्या है? बढ़ता ही चला गया। मुंबई में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। अब बात आ जाती है कि सूती जो वस्त्र उद्योग है
उसकी स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये उद्योग धंधा कहां लगेगा। तो सबसे पहली बात, जहां कपास होगी। दूसरी बात, बाजार नजदीक होगा जहां बेचा जा सकता है तैयार माल। तीसरी बात, जो कच्चा माल है उसको उद्योग तक लेकर के आने के लिए हमें क्या चाहिए, परिवहन चाहिए। और चौथी बात, तैयार माल को विदेशों में भेजने के लिए हमें पत्तन यानी कि बंदरगाह भी चाहिए। पांचवी बात, इसमें श्रम बहुत ज़्यादा लगता है, तो मजदूर चाहिए। जहां मजदूर ज़्यादा होंगे, जहां मजदूर बहुत नज़दीक मिल जाएंगे, जहां पर मजदूर जो है सस्ते मिल जाएंगे। और नंबर 6 है, जो जलवायु है वो नम होनी चाहिए ताकि धागा जो है वो टूटे ना। ये अगर 6 चीज़ें एक स्थान पे मिल जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी जो सूती कपड़ा मिल है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र में लगी हुई है। अब महाराष्ट्र में क्या है, कपास अव्वल दर्जे की होती है, परिवहन की कोई दिक्कत नहीं है, पत्तन वहाँ पर हैं, बाजार की उपलब्धता है, तो बहुत ज़्यादा। इसके अलावा सूती कपड़ा जो है वो गुजरात में बहुत लगा हुआ है, और गुजरात का क्षेत्र बता देता हूँ, अहमदाबाद में। कहाँ लगा हुआ है, अहमदाबाद में। तो जहाँ ये चीज़ें होंगी, अवस्थिति होंगी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ में और भी महत्वपूर्ण चीज़ है, इस उद्योग के अंदर हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तकनीक का। किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें तकनीक की भी आवश्यकता पड़ती है यहाँ। अब इस तकनीक में क्या होगा कि अच्छे रंग चाहिए हमें, पैकेजिंग बहुत बढ़िया चाहिए, और इंजीनियरिंग चाहिए, अच्छी मशीनें चाहिए। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें अगर हमें मिल जाएंगी तो उद्योग धंधा क्या होगा, फैलेगा। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि महाराष्ट्र में ये उद्योग धंधा बहुत ज़्यादा है, गुजरात में है, इसके अलावा कहाँ पर है, तमिलनाडु में। यहाँ पर जो है उत्तम कोटि का जो है सूती है, रेशम है, जरी है, या फिर बुनाई के परंपरागत कौशल और डिज़ाइन देने के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा विकेंद्रीकृत है। और भारत में कताई उत्पादन किस स्तर का है, विश्व स्तर का। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो बुनाई की है। हम इसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा को क्या नहीं कर पाते हैं, टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं हम इसको। बहुत ज़्यादा ये हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। क्योंकि अब भी जो बुनाई का काम है वो प्राचीन जो है मशीनों से लिया जा रहा है, जो अव्वल दर्जे की नहीं है। क्या नहीं है, अव्वल दर्जे की नहीं है। फिर हम बात करते हैं जो भारत का जो सूती कपड़ा उद्योग है वो निर्यात किसको करते हैं, तो हम किसको निर्यात करते हैं, जापान को। भारत का जो जापान को जो है वो सूत का निर्यात करता है। इसके अलावा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है, फ्रांस है, पूर्वी यूरोपीय देश है, नेपाल है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, और अफ्रीका को भी है। जो हमारा कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जैसे ही ये स्टार्ट हुआ था उद्योग हमारा, तभी मैंने आपको बताया था कि जो सूती कपड़ा जो हमारा उद्योग है ये बहुत ज़्यादा जो है सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान देता है। तो यहाँ देखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा व्यापार है उसमें लगभग 1/4 भाग है इसका। कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी बता रहा था मैं आपको, ये देखिए कि बुनाई और कताई और प्रक्रमण इकाइयाँ देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती है। उसका रीज़न है, ये कई बार प्रश्न आ जाता है कि हमारे पास उच्च कोटि का धागा होने के बावजूद भी भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग वैश्विक स्तर का नहीं है। व्याख्या कीजिए या बताइए। उसका रीज़न यहाँ है ये कि सब कुछ है हमारे पास, सूत बहुत अच्छा पैदा करते हैं, उसका उपभोग करने में हम सक्षम हैं, लेकिन हमारे जो कारखाने हैं वो आधुनिक हैं, लेकिन इनमें अधिकतर छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ हैं, जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही क्या है, पूरा कर पाता है। इस उद्योग की ये सबसे बड़ी कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या करते हैं, कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को किसका आयात करना पड़ता है, कपड़े का आयात करना पड़ता है। उसके बाद ये कुछ एक वस्त्र उद्योग के हमारे सेंटर हैं। अभी मैंने बताया था अहमदाबाद, ये भारत का मैनचेस्टर है। पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा सूती अगर मिलें कहीं लगी हुई, उत्पादन अगर कहीं होता है वो इंग्लैंड के मैनचेस्टर में होता है, और भारत में कहाँ होता है, अहमदाबाद में, इसलिए इसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उसके बाद में यहाँ एक कानपुर है,
इसको उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, उत्तर भारत का मानचेस्टर है ये, कि उत्तर भारत के अंदर सर्वाधिक जो सूत का उत्पादन है, सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन है, वो कहाँ किया जाता है? कानपुर में किया जाता है। और पूरे विश्व का कहाँ किया जाता है? मानचेस्टर में किया जाता है। उसके अलावा देखिए मुंबई पहली जो सूती कपड़ा मिल लगी थी, उसके बाद में आप जामनगर में चले जाओगे गुजरात में। इसके अलावा भी जो है बहुत से ऐसे वस्त्र उद्योग हैं आपको मिल जाते हैं। यहाँ पुणे में जाओगे आप तो यहाँ भी आपको मिल जाता है। आगरा में जाओगे आप, यहाँ भी मिल जाता है। आप मुर्शिदाबाद में जाओगे आप, यहाँ भी सूती वस्त्र उद्योग आपको मिल जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पटसन। और भारत पटसन के निर्माण के अंदर जो है सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यात करता है बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे। और सबसे ज़्यादा जो पटसन उद्योग है वो हमारा पश्चिमी बंगाल में लगा हुआ है। यहाँ एक प्रश्न कवर हो जाता है हमारा कि वो क्या कारण है कि सारी जो पटसन की मिलें हैं वो पश्चिमी बंगाल में क्यों लगी हुई है। ये प्रश्न आता है बहुत बार कि क्या वजह है कि पटसन की मिलें कहाँ लगी हुई हैं? पश्चिमी बंगाल में ही लगी हुई है। उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पॉइंट्स नंबर 1, पटसन उत्पादक क्षेत्र है ये। सबसे ज़्यादा पटसन का उत्पादन किया जाता है पश्चिमी बंगाल से, तो कच्चा माल वहाँ उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, पानी। पटसन को साफ करने के लिए पानी की ज़रूरत है। हुगली नदी है, वहाँ से इस पटसन को धोने के लिए पानी बहुत अच्छा मिल जाता है। तीसरा, पत्तन। कोलकाता का पत्तन है वहाँ, जहाँ से तैयार माल को विदेशों में क्या किया जा सकता है? सप्लाई की जा सकती है। चौथा, यहाँ का परिवहन जो है वो सस्ता है। माल को ढुलाई करने में, तैयार हो चाहे कच्चे माल को, तो इसलिए जो वस्तु तैयार होती है उसके ऊपर खर्च क्या आता है? कम आता है। उसके बाद में नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, श्रमिक सस्ते हैं, क्योंकि इसमें श्रमिक बहुत लगते हैं। श्रम भी क्या है? बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से बहुत फ़ायदा होता है। बैंकिंग इस क्षेत्र में बहुत फैली हुई है, बीमा इस क्षेत्र में बहुत फैला हुआ है, ये जो सेवाएं हैं। और नंबर 8 पे महानगर भी है। जो कलकत्ता है वो 4 महानगरों में शुमार होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कारक हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पटसन उद्योग सबसे ज़्यादा है। और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि पहली जो जूट मिल है वो कहाँ लगी थी? रिसरा में लगी थी 1855 में। जैसे मैंने अभी बताया कि मुंबई में 1854 में लगी। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो कलकत्ता जो है एक बहुत बड़ा जो है नगरीय केंद्र के रूप में अस्तित्व में आया। अब कुछ चुनौतियां भी है हमारे यहाँ। कई बार आ जाता है ये प्रश्न कि पटसन उद्योग के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। तो सबसे पहली जो चुनौती है वो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम जो है वस्त्र तैयार होने शुरू हो गए। कौन से तैयार होने शुरू हो गए हैं? कृत्रिम वस्त्र, जो पटसन उद्योग को क्या देते हैं? टक्कर देते हैं। जैसे कि थैले बनते हैं, जूट का थैला बड़ा महंगा मिलता है, उसकी जगह जो वस्त्र के जो थैले होते हैं वो बड़े सस्ते मिल जाते हैं, पॉलिस्टर के जो होते हैं। तो पटसन की जो पैकिंग की जाती है वो बहुत महंगी होती है। इसके अलावा इन पदार्थों के प्रति लोगों की जागरूकता भी क्या हो रही है? कम हो रही है। एक तो कृत्रिम जो वस्त्र है उससे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, दूसरा ये क्या होता है? महंगा होता है। तीसरा क्या है? जागरूक नहीं है लोग कि इसका उपयोग करना बहुत आवश्यक है। ये क्या है? इको फ्रेंडली है, पर्यावरण मित्र भी है। पॉलीथीन आजकल देखा होगा आपने, पॉलीथीन आ गए हैं जो ना गलते हैं ना सड़ते हैं और पर्यावरण को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। तो ये कुछ एक रीजंस है, जागरूक नहीं है लोग इनके प्रति, इसलिए पटसन उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पा रहा है।
उसे बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चीनी उद्योग, और चीनी उत्पादन के अंदर भारत का दूसरे नंबर पे स्थान आता है, जबकि खांडसारी और गुड़ बनाने में हम वैश्विक स्तर पर 1 नंबर पे। और सबसे ज़्यादा जो हमारी चीनी मिलें हैं वो कहाँ लगी हुई हैं? महाराष्ट्र में। अब इसके लिए भी जो है गन्ना बहुत ज़्यादा चाहिए, पत्तन बहुत ज़्यादा चाहिए, श्रमिक बहुत चाहिए, परिवहन बहुत चाहिए, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कहाँ पर मिल जाती है? महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। सहकारी मिलें सबसे ज़्यादा लगी हुई हैं। इसके अलावा जो है चीनी मिल जो है 2 और राज्य हैं महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लगी हुई। इसके अलावा पिछले जो बहुत से वर्ष मैंने भी बताया कि पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसका रीज़न है कि जो पश्चिम के अंदर महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहाँ के गन्नों में सुक्रोज यानी कि जो रस होता है उसके अंदर सुक्रोज जिससे चीनी बनती है, मिठास जिससे ज़्यादा बढ़ता है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। और जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो पश्चिमी घाट है, वहाँ जलवायु क्या है? नम है। जलवायु क्या है? नम है। इस कारण वहाँ जो सहकारी जो समितियाँ हैं उन्होंने अपने पाँव बहुत ज़्यादा पसारे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम चीनी के उद्योग में भी जो है बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और वो समस्याएं कौन कौन सी हैं हमारे पास? पहली तो क्या है? उद्योग अल्पकालीन है। छोटे समय तक चलता है ये, क्योंकि गन्ना का जो उत्पादन होता है वो करीबन 11 महीने में होता है। इसलिए दोबारा जब गन्ना आता है तो जो बहुत ज़्यादा गन्ने का स्टॉक कर लिया जाता है उसमें रस की मात्रा कम हो जाती है, सूखना शुरू हो जाता है। दूसरी जो बात हमारे पास जो तकनीक है वो पुरानी है। क्या है? पुरानी है। तीसरी बात है परिवहन की चुनौती है, समय पे पहुंचा नहीं पाते हैं सहकारी क्षेत्र के लोग, किसानों के पास अपनी परिवहन नहीं है इस कारण। और नंबर 4 पे आता है जो गन्ने की खोई बचती है रस निकालने के बाद, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहा है वो आ रहा है अब खनिज आधारित उद्योग। अभी तो हम किसकी बात कर रहे थे? खेती के ऊपर। अब हमारा उद्योग किसके ऊपर केंद्रित हो रहा है? खनिज के ऊपर जो है केंद्रित हो रहा है। और जो खनिज जो उद्योग है वो कौन कौन से हैं? अभी हम बात कर रहे थे जिन उद्योगों को कच्चा माल किसके रूप में मिलता है? खनिज के रूप में मिलता है। ये देखिए वो उद्योग जो खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। अब इसमें कुछ एक उद्योग हैं, जैसे कि पहला आता है हमारे पास लोहा और इस्पात। इसके लिए हमें क्या चाहिए? लोहा चाहिए, मैग्नीज भी चाहिए और चूना भी चाहिए। ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें तो हमें ज़रूरत पड़ती ही। उसके अलावा इसको गढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? कोयला चाहिए, ताप विद्युत हो, जिससे हम लोहे की अशुद्धियां हैं उसको क्या कर दें? दूर कर दें। तो ये सारे के सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? खनिज से मिलते हैं। इसलिए इस उद्योग को हम क्या कहते हैं? खनिज उद्योग कहते हैं। और दूसरा, कई बार ये प्रश्न आता है कि इसको आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? तो अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जो दूसरे उद्योग है उनको आधार देते हैं। जो मशीनें तैयार होती हैं दूसरे उद्योगों में जाकर के उत्पादन करती हैं, वो सारी कहाँ तैयार होती है? लोहा और इस्पात उद्योग में। और यहाँ पर जो मशीनें बनती है, जो उत्पाद बनते हैं, वो 3 स्तर के होते हैं। भारी होते हैं, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, मध्यम होता है, और तीसरा क्या होता है? हल्का भी होता है। भारी में तो क्या है? मशीनें बनती हैं बड़ी बड़ी, वो किस में आती हैं? भारी में आती हैं। चादरें बनती हैं, वो किस में आती हैं? हल्के में आती हैं। इसके अलावा पेच बन जाते हैं, वो किस में आते हैं? हल्के में आते हैं। और भी विविध प्रकार की, जैसे इंजीनियरिंग का सामान बनता है, निर्माण सामग्री है, रक्षा से संबंधित है, चिकित्सा या टेलीफोन के उपकरण है, विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है?
इस्पात की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए हम इसको कौन सा उद्योग कहते हैं? आधारभूत उद्योग कहते हैं। और किसी भी देश के अंदर इसके उत्पादन और खपत को प्राय विकास का पैमाना माना जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मशीनें बनेंगी और उनकी जितनी ज़्यादा खपत होगी, इसका मतलब वो देश उतना ही ज़्यादा क्या है? विकसित है। और इसके अंदर जो माल तैयार होता है वो दोनों ही क्या होते हैं? भारी और क्या होते हैं? स्थूल होते हैं। और इसके लिए परिवहन की क्या पड़ती है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मैंने अभी बताया था आपको, लोह ऐसक के लिए कोकिंग कोल चाहिए, कोकिंग कोयला इसलिए चाहिए कि इससे उष्मा बहुत ज़्यादा मिलती है। चूने का पत्थर भी चाहिए हमें, चूने का क्या चाहिए? पत्थर भी चाहिए। इसके अलावा जो कोकिंग कोल है वो इसका इस्तेमाल हम किस में मिलाने के लिए भी कर लेते हैं? लोहे को जो है कठोर बनाने में भी कर लेते हैं। मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अब इस उद्योग की जो आदर्श स्थापना है वो कहाँ होनी चाहिए? अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली बात है, लोहा और कोयला साथ साथ मिलने चाहिए। लोहा और कोयला क्या मिलने चाहिए? साथ साथ मिलने चाहिए। बाकी के सारे पॉइंट्स हमारे लगभग सेम रहने हैं। जैसे पूंजी चाहिए, वो सभी में है। तीसरा, माल तैयार है तो पत्तन चाहिए, सभी में है। परिवहन चाहिए हमें सस्ता, वो यहीं पर है। श्रम चाहिए हमें सस्ता, वो सारी की सारी, ये एक आदर्श जो है परिस्थितियां होती हैं। तो लोहा ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोहा और कोयला क्या मिले? साथ साथ मिले, क्योंकि ये बहुत भारी होते हैं। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बहुत ज़्यादा जो है पैसे की ज़रूरत पड़ती है, परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी की जो चीज़ें हैं उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? लेकर के आ सकते हैं। तो इसलिए जो है हमारे देश के अंदर 2018 में प्रति व्यक्ति इसकी जो खपत थी वो 70.9 किलोग्राम थी, जबकि इस समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत कितनी है? 224.5। और इसी आधार पर मैंने आपको बार बार बताया है कि ये जो विनिर्माण उद्योग है ये देश को विकासशील, विकसित और अल्प विकसित की श्रेणी में लेकर के जाता है। और इसी खपत की वजह से भारत किस में आता है? विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। आप इस आरेख से भी समझ रहे हैं, आप इसको देखिए। सबसे पहले क्या होगा? कच्चा माल कहाँ आएगा? परिवहन के जरिए कारखाने में जाएगा। कारखाने में जाने के बाद जो भट्टियां होती है उसमें इसको गलाया जाएगा। गलाया जाने के बाद जब ये गल जाएगा तब फिर इसको क्या किया जाएगा? ढाला जाएगा। जो तरल पदार्थ है उसको सांचों में क्या कर दिया जाएगा? डाला जाएगा, डब्बों में डाला जाएगा उसको। उसके बाद क्या किया जाएगा? नंबर 4, ढलवा लोहा बनाया जाएगा। ये जो ढलवा लोहा है इसको यहाँ आकर के जो हमने बनाया है इसको हम पुनः क्या करेंगे? गलाएंगे और इसकी अशुद्धि होगी उसको दूर कर देंगे। और जो मैग्नीज है, मैं भी बात कर रहा था, वो इसके अंदर हम मिला देंगे, निकल इसमें मिला देंगे और क्रोमियम मिला करके हम शुद्ध इस्पात तैयार कर देंगे। और जब ऐसे तैयार हो जाएगा तो फिर हम 5 नंबर पे इसकी क्या करेंगे? रोलिंग करेंगे, रोल कर देंगे, उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने का मतलब ये भी, अगर हमें चादर बनानी है तो चादर की वे में उसको ले लेंगे। तो इस तरीके से उसकी फिर ढलाई करेंगे, फिर उसकी क्या करेंगे? गढ़ाई करेंगे। अगर हमें सरिये का निर्माण करना है तो हम उससे सरिया बना सकते हैं। एक्सल का निर्माण करना है तो एक्सल का निर्माण कर सकते हैं उससे। ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम इसको क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। अब यहाँ इस मैप के ज़रिए हम आपको दिखाएंगे कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर लोहा और इस्पात भारत के अंदर जो है लगा हुआ है। तो ये देखिए, ये वो क्षेत्र हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये पश्चिमी बंगाल है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, पश्चिमी बंगाल में कौन कौन सा क्षेत्र है? दुर्गापुर और बरनपुर, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये उड़ीसा है। उड़ीसा में कौन सा है? राउरकेला। ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में क्या है? विशाखापट्टनम। ये भिलाई, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये छत्तीसगढ़ में है, बहुत बार आता है ये। उसके बाद में जमशेदपुर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बोकारो आपको दिखाई दे रही है, ये झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है। उसके अलावा ये भद्रावती आपको दिखाई दे रही है, ये कर्नाटक में है। दिखाई दे रहा है आपको? विजयनगर ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और उसके बाद ये सेलम है, ये तमिलनाडु में है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो ये भारत के जो है महत्वपूर्ण जो है लोहा इस्पात है संयंत्र है जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भारत के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है जो लोहा इस्पात के निर्माण में काम कर रही है, जिसका नाम है सेल। कई बार आ जाता है ये प्रश्न, सेल के ऊपर नोट लिखिए। इसका फुल फॉर्म भी आ जाती है कई बार, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
और एट प्रेजेंट के अंदर अगर 1950 की हम बात करें तो लगभग भारत और चाइना उस स्टेज पे थे कि समान मात्रा में इस्पात का उत्पादन करने में सक्षम थे। लेकिन आज हम पिछड़ गए हैं और स्थिति जो हमारी है वो कमज़ोर हो गई है, क्योंकि चीन जो है आज सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे ज़्यादा विश्व में खपत करने वाला भी देश क्या है, चीन है। अब ये लोहा और इस्पात हमें कहाँ मिलते हैं? जो छोटा नागपुर का पठार है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि लोहा इस्पात उद्योग जो है वो छोटा नागपुर के क्षेत्र के अंदर क्यों संकेंद्रित है? तो उसका कारण है कि अधिकांश जो हमारा लोहा और इस्पात है उसके लिए जो कच्चा माल लोहा और कोयला है वो कहाँ से मिलता है? छोटा नागपुर से मिलता है। तो इस प्रदेश में उद्योग के विकास के लिए जो है परिस्थितियाँ क्या है, अनुकूल है, सापेक्षिक है। क्योंकि यहाँ पर जो है कारण अभी मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट ये बता रहा है, देखो लोहे की जो है ऐसा कि उसकी लागत कम होती है, वही मिल जाता है। दूसरा क्या है, कच्चे माल की निकटता है। तीसरा भी बता रहा था सस्ते श्रमिक है। और चौथा हमारे पास क्या है, स्थानीय बाजार है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर कहीं पर है तो वहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग ज़्यादा होगा। और ये कहाँ पर लगता है? छोटा नागपुर के पठार में लगता है। और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, उच्च कोटि का जो हमारा इस्पात होता है वो हम दूसरे देशों में क्या कर देते हैं, आयात कर देते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। हमारा जो कुल इस्पात उद्योग है वो घरेलू मांग की पूर्ति के लिए तो पर्याप्त है, उसके अलावा भी हम इसको क्या कर देते हैं, दूसरे स्थानों पर भी भेज रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि चाइना के साथ थे हम 1950 में, लेकिन आज हम उससे पिछड़े हैं। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए उसके कारण है। उच्च लागत होती है, कोकिंग जो कोयला है वो हमारे पास बहुत कम है, श्रमिक की उपलब्धता हमारे पास कम है और ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति होती है और हमारे पास अविकसित जो है मशीनें हैं। तकनीक जो है हमारे पास उच्च कोटि की नहीं, इसलिए हमारा जो लोहा इस्पात उद्योग है वो चाइना के साथ प्रतिस्पर्धा करने में क्या हो गया है, अक्षम हो गया है। और हम क्या हो गए हैं, पिछड़ गए हैं। चाइना के मुकाबले में क्या हो रहे हैं, पिछड़ गए हैं। अगर आप इसमें देख भी लो तो आपको ये मैप के जरिए भी, आप यहाँ एक आरेख बना हुआ है उससे भी आप इसका पता कर सकते हैं कि 2004 के अंदर जो स्थिति थी भारत की 86.5, 14 के अंदर सॉरी, और चाइना कहाँ था 822, 15 में हम कहाँ पहुँचे 89, चाइना कहाँ गया 803, 2016 में हम कहाँ तक आए 95 पॉइंट, उसके बाद आगे हम कितना पहुँचे चाइना 808, और आज देखिए भारत 106 पे है और चाइना आज भी 928 पे, जो उत्पादन करते हैं मीट्रिक टन। ये देखिए आप। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है एल्यूमिनियम का प्रगलन, और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।